हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड बोर्ड 2019 का जीव विज्ञान प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुल क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से 1 नंबर के 8 क्वेश्चन, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के कुल 9 क्वेश्चन और 5 नंबर के कुल 3 क्वेश्चंस होते हैं। अगर इनको जोड़ा जाए तो कुल प्रश्नों की जो संख्या है वह हो जाती है 30। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें एक एक कर आप स्क्रीनशॉट खींचकर पढ़ सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक संकर संकरण में जीनी प्ररूप या जीनोटाइप अनुपात है। एक संकर संकरण में जो जीनी प्ररूप या जीनी जो अनुपात है वह है 1:2:1 और इसका जो फिनोटाइप अनुपात है वह है 3:1। प्रश्न संख्या 2 है, मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि इस बार सिलेबस से हट चुका है। पोमेटो एक कायिक संकर है आलू एवं टमाटर के बीज का। पोमेटो पोटैटो और टोमेटो से मिलकर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आलू एवं टमाटर के बीज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि सिलेबस से इस वर्ष हट गया है। एक पारितंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पारितंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वह है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, असंजनन क्या है। असंजनन जब पौधों में निषेचन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना नया पौधा बन जाता है तो इस प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। तो इस तरह से जब पौधों में निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है फिर भी नया पौधा बन जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। इसके विषय में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है कि प्रक्रिया किस तरह से होती है तो चैप्टर नंबर 2 में आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरएनए पॉलीमरेज का कोई एक कार्य लिखिए। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को सभी प्रकार के आरएनए अनुलेखन के लिए उत्प्रेरित करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का कार्य हो गया जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने को हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो सभी प्रकार के जो आरएनए हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, सभी प्रकार के आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आवश्यक होता है। तो पहला जो इसका कार्य हो गया, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से सभी प्रकार के जो आरएनए बनते हैं उस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। तो अनुलेखन को उत्प्रेरित करने का कार्य है आरएनए पॉलीमरेज का। तो आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक या समापन कारक से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ करता है। जैसे ये एक डीएनए संरचना है। डीएनए में शुरुआत में एक डीएनए का जो अनुक्रम होता है उसको कहते हैं प्रारंभक कारक या प्रमोटर, और अंत में डीएनए का अनुक्रम होता है उसको कहते हैं समापक या टर्मिनेटर। तो सबसे पहले प्रमोटर स्थल पर आएगा आरएनए पॉलीमरेज और अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनुलेखन का तात्पर्य डीएनए से अब इस तरह से आरएनए का बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस तक पहुंचता है तो आरएनए सिंथेसिस वहां पर समाप्त हो जाती है। तो यह जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज का कार्य होता है। अगर इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के आरएनए का अनुलेखन करता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। जो फर्स्ट है वह है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और दूसरा आ जाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार के आरएनए का डीएनए से अनुलेखन को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होगा, इस एंजाइम के द्वारा आरएनए का अनुलेखन होता है, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा एमआरएनए का अनुलेखन होता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा
टीआरएनए का अनुलेखन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेंगे। याद करने की जो ट्रिक है आपको थोड़ा सा समझना है कि जैसे देखिए जो थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका अनुलेखन करेगा, अब याद कैसे करें, आरआरएनए का करेगा, एमआरएनए या टीआरएनए। तो थर्ड में THIRD, थर्ड टी से शुरू होता है तो टीआरएनए का ही करेगा अनुलेखन। और जो सेकंड है, सेकंड का मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सेकंड मिडिल में आता है तो एमआरएनए का अनुलेखन करेगा। जब एमआरएनए हमें मालूम चल गया कि पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा अनुलेखन होता है, टीआरएनए का पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, तो स्पष्ट रूप से याद रख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का अनुलेखन करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीटी विष किस जीवाणु से निर्मित होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है। बीटी बेसिलस thuringiensis, इसका डिस्कशन भी किया था लास्ट जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था 2020 का। बीटी विष बेसिलस thuringiensis नामक जीवाणु से निर्मित होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए इसका जीन का उपयोग किया जाता है। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनते हैं जैसे बीटी कॉटन, बीटी मक्का, बीटी बैगन, इस प्रकार से पौधे तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जैव निम्नीकरणीय योग्य एवं जैव निम्नीकरणीय अयोग्य अपशिष्टों के कोई एक उदाहरण दीजिए। सिलेबस से ये हट चुका है, फिर भी बायोडिग्रेडेबल, ऐसे जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, जो सड़ सकते हैं, ऐसे अपशिष्टों को कहा जाता है। और जैसे कि कोई डेड बॉडी है किसी प्लांट की, एनिमल की। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कि लंबे समय तक ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे कि प्लास्टिक इसमें आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। सजीव प्रजक या जरायु जंतुओं में भ्रूण का विकास व पोषण कहाँ और किसके द्वारा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव प्रजक या जरायु जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो कि अपनी संतानों को उत्पन्न पैदा करते हैं, और ये अंडे देने वाले जीव नहीं है, ये अपनी संतानों को सीधे पैदा करते हैं और माँ संतान को पैदा करने के बाद संतान को अपना स्तनपान कराती है। तो इस प्रकार ऐसे जीवों को सजीव प्रजक या जरायुज कहते हैं, जो सीधे सीधे अपने शिशु को जन्म देते हैं। तो जो सजीव प्रजक या जरायुज जो जंतु हैं, इनमें भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है और कहाँ होगा, गर्भाशय में। तो पहला आपको उत्तर मिल गया होगा, सजीव प्रजक या जरायुज जंतु में भ्रूण का विकास कहाँ होगा, माता के शरीर के अंदर गर्भाशय में। और दूसरा कहाँ से किससे होता है पोषण, उसको किससे प्राप्त होगा, तो माँ के शरीर से, माँ के शरीर के गर्भाशय से भ्रूण को जोड़ने वाली एक संरचना है, उसका नाम है प्लेसेंटा या अपरा। तो इसे हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में देखते हैं। तो अपरा के द्वारा माँ के शरीर से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति होती है, और साथ ही भ्रूण के शरीर में बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जैसे नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वे अपरा के द्वारा पुनः किसके शरीर में आएंगे, माता के शरीर में आएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है यौन संचारित संक्रमण से बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए। यौन संचारित संक्रमण, ऐसे संक्रमण जो कि यौन संबंध बनाने से होते हैं, उसे हम यौन संचारित संक्रमण कहते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। इसके अंदर जैसे एड्स आते हैं, हेपेटाइटिस बी आता है, गोनोरिया आते हैं, सिफिलिस आता है। तो ये इनके संक्रमण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, नंबर पहला, केवल 2 आपको लिखने हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं। अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा, संभोग के समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए। और थर्ड है, सामान्य लक्षण प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इस तरह से इसके उत्तर आप लिख देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उन्नायक या प्रमोटर के कोई 2 कार्य बताए। इससे पहले थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में इसका जिक्र आया था, प्रमोटर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये डीएनए है, डीएनए का जो सीक्वेंस है शुरुआत में क्या होगा, यहाँ पर एक प्रमोटर होगा और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। और जो बीच की जो ये है, इसको हम स्ट्रक्चरल पार्ट या स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, संरचनात्मक जीन इसको कहते हैं। तो उन्नायक क्या है, उन्नायक डीएनए का एक अनुक्रम है, डीएनए का एक सीक्वेंस है। यहाँ पर डीएनए का जो एक, या डीएनए का खंड कह सकते हैं, डीएनए का एक भाग कह सकते हैं। उन्नायक डीएनए का एक अनुक्रम है, इसे अपस्ट्रीम भी कहते हैं, इस पार्ट को अपस्ट्रीम कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे आगे की तरफ अनुलेखन की प्रक्रिया होगी।
और जो टर्मिनेटर है इसको हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। तो उन्नायक डीएनए का एक अनुक्रम या सीक्वेंस है, इसे अपस्ट्रीम भी कहते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं, नंबर पहला क्या होगा, डीएनए से जब आरएनए बनेगा हमेशा आरएनए जो पॉलीमरेज होगा उसकी आवश्यकता होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा किससे जुड़ता है, प्रमोटर या उन्नायक रीजन से। तो पहला इसका कार्य हो गया, इससे आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है, बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड होगा, प्रमोटर से। दूसरा, यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन का प्रारंभ करता है। जब संरचनात्मक जीन का अनुलेखन होगा, अर्थात संरचनात्मक जीन का अनुलेखन होकर डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, तो शुरुआत कहाँ से होगी, प्रमोटर रीजन से। तो प्रमोटर के दो कार्य हो गए, पहला आरएनए पॉलीमरेज इसी से जुड़ेगा, और दूसरा डीएनए से आरएनए का जो अनुलेखन होगा संरचनात्मक जीन का, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, प्रमोटर या उन्नायक रीजन से। क्वेश्चन नंबर 11 का ही अथवा में दिया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। इसके विषय में लास्ट क्वेश्चन पेपर जब हमने सॉल्व भी किया था उसमें भी इसका डिस्कशन किया था। तो 3 प्रकार की जो सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, एक तो टर्नर सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम और तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीनों सिंड्रोम आपको याद करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह रोग एक एक्स लिंग क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण स्त्रियों में उत्पन्न होता है, जिससे लिंग क्रोमोसोम X0 हो जाते हैं। फीमेल में 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो आप ये देखिए, अगर एक X क्रोमोसोम यहाँ से हट जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा, 44 प्लस X रह जाएगा। X अगर 0 का तो कुछ अर्थ होता नहीं है, तो इसमें इसको हमने क्या कर दिया, 0 से शो कर दिया। तो इसमें क्रोमोसोम संख्या, सेक्स क्रोमोसोम क्या लिखेंगे फीमेल में, X0, तो एक ही X उसमें बच जाता है। तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 प्लस 1 45। कुल क्रोमोसोम 46 माइनस 1 बराबर 45 हो जाते हैं। अब ऐसी जो फीमेल है, देखिए, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है, किसी भी मेल या फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें जो शारीरिक जो रूप रंग होता है, जो उनमें जो बनावट होती है, जो सेक्सुअल बनावट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फीमेल में अगर एक एक्स नहीं है, एक ही एक्स है, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, नंबर पहला, इनमें वक्ष चपटा हो जाएगा, तो ब्रेस्ट का ज़्यादा निर्माण नहीं होगा, तथा अंडाशय दूसरा क्या हो जाएगा, अंडाशय अल्प विकसित हो जाएंगे, जिससे कि इनमें जो मादा युग्मक है या अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसी महिलाएं बांझ या स्टेराइल हो जाती हैं। तो इसको आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। संक्रामक रोग जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, एंड नॉन जो असंक्रामक रोग इन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। तो संक्रामक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संक्रमण फैलना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। तो रोगाणुओं के द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो कि एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं, फैलते हैं। एक रोगी व्यक्ति है, उसके संपर्क में जो भी स्वस्थ व्यक्ति आएंगे, वे स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएंगे, उन्हें भी रोग हो जाएगा। तो ऐसे रोग संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यह किस कारण फैलेंगे, यह विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु हैं जिनके कारण रोग होते हैं, इनके द्वारा फैलते हैं, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनके कारण संक्रामक रोग एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोगों के एग्जाम्पल हैं मलेरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्वाइन फ्लू, और जो वर्तमान समय में जिसने बहुत ज़्यादा एक पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है, वह है कोरोना। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। असंक्रामक रोग, अ मतलब होता नहीं, संक्रामक मतलब संक्रमण फैलना। ऐसे रोग जो कि एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में सीधे संपर्क से नहीं फैलते, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं, या इन्हें नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये रोग किस कारण होते हैं, पोषक पदार्थों की कमी या शरीर में किसी पदार्थ के लिए संवेदनशीलता, जैसे कि जो एलर्जी होती है, एलर्जी के कारण या किसी पदार्थ की पोषक पदार्थों की कमी के कारण ये रोग होते हैं, अथवा उपापचय त्रुटियों के कारण। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्कर्वी है, बेरी है, रिकेट्स है, जो ये रोग हैं इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ये एक रोगी अगर व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपियोइड्स क्या है, किसी एक ओपियोइड्स का नाम लिखिए। तो ओपियोइड्स क्या है, ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे शरीर में
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। तो जो ओपियोइड्स हैं हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जठरांत्र पथ में विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। ये किस कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं? ओपियोइड्स का प्रयोग हल्के दर्द निवारक या एनाल्जेसिक्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ओपियोइड्स के जो नाम हैं इसके कुछ उदाहरण हैं, क्या हैं? ओपियोइड्स के अंतर्गत क्या आते हैं? अफीम, और अफीम से व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब अफीम से ही ये प्राप्त किए जाते हैं। अफीम के व्युत्पन्न मॉर्फिन और हेरोइन इसके अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी लसिकाणु व टी लसिकाणु, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में दो अंतर लिखने हैं। जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? नंबर पहला, यह अस्थि मज्जा में परिपक्व होते हैं। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स, अगर बात करें बी और टी लिम्फोसाइट्स की, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स दोनों की उत्पत्ति तो होती है अस्थि मज्जा में, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये परिपक्व भी अस्थि मज्जा में होते हैं, बोन मैरो में ही परिपक्व होते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स परिपक्व होने के लिए थाइमस ग्रंथ में चले जाते हैं। अर्थात तो पहला डिफरेंस इनका यही हो जाएगा कि बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में परिपक्व होते हैं और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथ में परिपक्व होते हैं। दूसरा अंतर क्या है? बी लिम्फोसाइट यह शरीर को तरल प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर को तरल प्रतिरक्षा दो प्रकार की, तरल प्रतिरक्षा और दूसरा है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो यह तरल प्रतिरक्षा प्रदान करेगा शरीर को, और टी लसिकाणु यह शरीर को कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर इसके विषय में आपको डिटेल स्टडी करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पर है चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 8 है, जो जिसमें मानव स्वास्थ्य और रोग के विषय में बताया गया है, उसमें डिटेल में इन क्वेश्चंस को बताया गया है। तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्न घटनाएं होती हैं? शरीर के अंग व पोषक का नाम बताना है। इसके लिए भी अगर आपको डिटेल में समझना है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ जाके आप वॉच कीजिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो जो प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कि जीवाणु या स्पोरोजोइट का निर्माण कहाँ होता है? अमीबी अवस्था कहाँ होती है? किसके जीवन चक्र में? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण मलेरिया होता है। उत्तर हो जाएगा जीवाणु या स्पोरोजोइट, इसका निर्माण कहाँ होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर की आंत में जीवाणु या स्पोरोजोइट का निर्माण होता है। और आंत से जो मच्छर है, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो, इसमें के आंत में जीवाणुज का निर्माण होगा। वह आंत से जीवाणुज इसके लार ग्रंथ में चले जाते हैं। लार ग्रंथ में चले जाते हैं। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को अगर मलेरिया काट लेता है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काट लेती है, तो इसके लार से स्पोरोजोइट दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं और उसको मलेरिया से संक्रमित कर देते हैं। और दूसरा है अमीबीय अवस्था। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में ही अमीबीय अवस्था पाई जाती है, जैसे कि ट्रोफोजोइट वहां पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ही अथवा में है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरी शैवाल। कई बार इसका हमने वर्णन भी किया है। जब लास्ट जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था 2020 का क्वेश्चन पेपर, और 2018 के भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जैव उर्वरक के रूप में भी साइनोबैक्टीरिया को हमने पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी हैं। ये अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा फूड का निर्माण कर सकते हैं, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया में एक संरचना पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इस हेटेरोसिस्ट संरचना के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर
मृदा को उर्वरा शक्ति प्रदान की जाती है, मृदा उर्वरक गुणों से परिपूर्ण हो जाती है। तो साइनोबैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनके शरीर में एक कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं हेटेरोसिस्ट, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और उसको कार्बनिक नाइट्रोजन या यौगिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे कि पौधों को वो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए इसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण है नोस्टोक एनाबिना ओसिलेटोरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज डिलीटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पवित्र उपवन क्या है? भारत के किन्हीं 2 पवित्र उपवन वाले स्थानों का नाम लिखिए। पवित्र उपवन ऐसे विशिष्ट क्षेत्र व पादप समूह जो लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किए जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे धार्मिक जो स्थल हैं, जैसे कि मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं या वहाँ पर अगर कोई पौधे लगे हुए हैं तो कोई भी व्यक्ति उन पौधों को नहीं काटता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के कारण तो देवी देवताओं का वहाँ पर वास माना जाता है। तो ऐसे विशिष्ट स्थल जो कि धार्मिक मान्यताओं और लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किए जाते हैं, जैसे कि कोई पवित्र सरोवर है, तालाब है, उसके आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको लोग नहीं काटते हैं, या मंदिरों या गुरुद्वारे या इस तरह के जो धार्मिक या मस्जिद है, इनके धार्मिक जो स्थल है उनके आसपास अगर पेड़ पौधे होंगे तो दूसरा व्यक्ति उनको, कोई भी व्यक्ति उनको नहीं काटता है। अगर वहाँ पर कोई जंतु भी होंगे तो उनको भी संरक्षण प्रदान होता है। तो ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर पादप समूह और जंतुओं को लोगों की आस्था के कारण संरक्षण प्रदान होता है, तो ऐसे क्षेत्र पवित्र उपवन कहलाते हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वे स्थानीय लोक संस्कृति के महत्व को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह के पवित्र क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मेघालय की खासी एवं जयंतिया पहाड़ी में, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पवित्र उपवन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, यह भी जो डिलीटेड सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ना नहीं है फिलहाल। और क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। प्रथम स्तन्य या खीस, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्या होता है? नवजात शिशु के लिए यह क्यों आवश्यक होता है? जैसे कोई भी जो फीमेल है प्रेगनेंसी के बाद उसके जो ब्रेस्ट हैं उनसे दुग्ध का जो स्रवण होता है आरंभिक दिनों में, उसमें हल्के पीले गाढ़े रंग का एक तरल स्रावित होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो जो प्रथम जो दुग्ध श्रावण होता है आरंभिक दिनों में, उसमें उस दुग्ध में जो पीले गाढ़े रंग का जो पदार्थ होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और यह पोषक पदार्थों से भरपूर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो शुरुआती दिनों का गाढ़ा पीला दूध होता है, स्टार्टिंग 6 मंथ तक बच्चों को पिलाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो सके और विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से उस शिशु की रक्षा की जा सके। तो कोलोस्ट्रम में अनेक प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, खास करके इसमें IgA प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी आपके जो सिलेबस के अनुसार एंटीबॉडी 5 प्रकार के हैं, इन्हें आप मेड जी नाम से याद कर सकते हैं। एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी G, D, एंटीबॉडी E और एंटीबॉडी G। इनमें से IgA प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है वह कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, जो कि दुग्ध के द्वारा बच्चे के शरीर में चले जाती है और उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है और विभिन्न प्रकार के संक्रमण से उस शिशु की रक्षा करता हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेंडल के परीक्षार्थ संकरण को चित्र की सहायता से समझाए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस क्या है? यदि हमारे पास कोई पौधा है, लंबा पौधा है, अब कोई ये पूछे कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल T, ये शुद्ध लंबा हो सकता है और शुद्ध लंबा हो सकता है, और दूसरा ये अशुद्ध लंबा हो सकता है। तो कैपिटल टी भी हो सकता है इसका जीनोटाइप और कैपिटल T स्मॉल टी, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैपिटल टी है या इसका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल टी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पौधे को लेंगे और इसका जो एक जनक होंगे, जैसे 2 होंगे, 2 पौधों के क्रॉस के द्वारा ये पौधा बना होगा, तो इसका जो अप्रभावी जनक होगा स्मॉल टी,
उसके साथ क्रॉस करा देंगे इस पौधे का जो हमें प्राप्त है, तो तब इसका जीनोटाइप हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करना, पता लगाना, या परीक्षार्थ संकरण, परीक्षण करना, पता लगाना। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्या होता है ऐसा संकरण जो यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रभावित जीव, जैसे कि हमने कहा कि प्रभावित जीव, ये लंबापन इसमें है, लंबा पौधा ये प्रभावी लक्षण है, प्रभावी जीव समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी, अर्थात ये क्या है, कैपिटल टी वाला जो हमें पौधा मिला ये है या क्या है, विषमयुग्मजी है। कोई हमें पौधा प्राप्त है वह है प्रभावी लक्षण वाला, लेकिन उसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं। तो जीनोटाइप पता करने के लिए अगर इसका क्रॉस कराएंगे इसके अप्रभावी जनक के साथ, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें अज्ञात जीनोटाइप, क्योंकि हमने कहा कि लंबा पौधा है, भाई हमें प्रभावी लक्षण अर्थात फिनोटाइप तो मालूम चल गया कि लंबा पौधा है, लेकिन इसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है। तो जीनोटाइप पता करने के लिए अगर क्रॉस करेंगे तो उस प्रकार के क्रॉस को हम कहेंगे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो इसमें अज्ञात जीनोटाइप तथा प्रभावी फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है, लंबा पौधा है, तो प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे। तो इसका अगर लंबा पौधा होगा तो इसका अप्रभावी जनक क्या होगा, इसका अप्रभावी जनक हो जाएगा स्मॉल टी। तो पहले इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार हम पता कर लेंगे कि इसका जीनोटाइप एक्चुअल में है क्या। तो इसको आइए समझते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमारे पास एक पौधा प्राप्त है हमें, वह है प्रभावी फिनोटाइप वाला, लेकिन जीनोटाइप हमें पता नहीं है। भाई कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। यही पता लगाने के लिए कि कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है या कैपिटल टी स्मॉल टी, हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करा देंगे समयुग्मजी अप्रभावी से, अर्थात स्मॉल टी से। यहां पर भी आप देखेंगे समयुग्मजी अप्रभावी स्मॉल टी से। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती है, एक हमने पौधा लिया, इसका क्रॉस करा दिया समयुग्मजी अप्रभावी से, तो क्या हो सकते हैं, समयुग्मजी अप्रभावी के दो गैमेट्स बन जाएंगे, स्मॉल टी इसका बन जाएगा। इसी तरह से इस कैपिटल टी अगर ये स्थिति इसकी अगर होती है तो ये दो प्रकार के गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल टी। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इनको आप ये पनेट स्क्वायर बना के क्रॉस करा देंगे, ये स्मॉल टी आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल टी आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगा। इसी तरह से इसके फिर क्या आ जाएंगे, ये कैपिटल टी क्रॉस करेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही क्रॉस करेगा इसके साथ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी जो पौधे हैं वह क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। तो लक्षण प्रकट कौन होगा, वह होगा कैपिटल टी, अर्थात इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100% जो पौधे होंगे, सभी जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे। इससे क्या साबित हो जाएगा कि जो जीव है जिसका हमें जीनोटाइप पता करना था और जिसका फिनोटाइप मालूम था, उसका जीनोटाइप क्या होगा, वो क्या होगा, जीनोटाइप कैपिटल टी अर्थात समयुग्मी जी उसका जीनोटाइप हो जाएगा। यही कंडीशन दूसरी हो सकती है, अप्रभावी हमने जनक लिया, उसके दो गैमेट्स बना दिए, स्मॉल टी, ये गैमेट्स या युग्मक बन गए। अगर यह इस प्रकार का जीनोटाइप रखता होगा तो इसके दो अलग अलग गैमेट्स क्या बन सकते हैं, कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। अब इनके क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे इस स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपने क्या करना है, इस स्मॉल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से कराना है, स्मॉल टी, फिर इसका इस स्मॉल टी के साथ इसका, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। इसमें आप देखेंगे कैपिटल टी कितने बार है, 2 बार है, अर्थात 50% ये चीज़ें होगी और 50% क्या है, स्मॉल टी। अगर जो इनका जो प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का क्रॉस समयुग्मज अप्रभावी पौधे से कराने पर 50% पौधे लंबे होते हैं और 50% पौधे बौने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कहेंगे कि जो हमें प्राप्त जो प्रभावी फिनोटाइप वाला जो जीव था उसका जीनोटाइप क्या है, विषमयुग्मजी है। विषमयुग्मजी का मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप वाला ही हमारे पास पौधा है। इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। अगर इसके विषय में और डिटेल में आपने समझना है तो चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर टेस्ट क्रॉस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, समय के अभाव के कारण मैं यहाँ पर करा नहीं पा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है, आनुवंशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं। 2020 का जब प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया था, 2020 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो 2019 में भी आ रखा है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आनुवंशिक कूट
mRNA में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइडों का जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है, उसे हम आनुवंशिक कूट या एक कोडोन कहते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कई सारी इसकी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जेनेटिक कोड हमेशा त्रिक होते हैं, जैसे UAG, UAC, इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर एक कोडोन का यहाँ पे निर्माण होता है। जेनेटिक कोड हमेशा क्या होंगे? त्रिक होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। एक अमीनो अम्लों को कोड करने वाले कोडोन 3 अक्षर या क्षारक के बने होते हैं, जैसे UUU, UAG, UGA। तो दूसरा है आनुवंशिक कूट अपराशित होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ अमीनो अम्लों के लिए एक से अधिक कोडोन होते हैं, कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं उनके एक से अधिक कोडोन होते हैं। तो इस जो इनके कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? आनुवंशिक कूट अपराशित हो। जैसे कि फिनाइल एलेनिन के जो कोडोन है, UUU भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, UUC भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। इसका जो तीसरा जो लक्षण है वह है आनुवंशिक कूट असंदिग्ध एवं विशिष्ट होते हैं, कि एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। जैसे ट्रिपल यू करेगा, हमेशा ट्रिपल यू अगर होगा तो वो किसको कोड करेगा? फिनाइल एलेनिन को। इस विशिष्टता को कहते हैं आनुवंशिक कूट असंदिग्ध एवं विशिष्ट होते हैं। इस तरह से जैसे कि AUGA हमेशा मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा, वह कभी भी फिनाइल एलेनिन या किसी अन्य अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। उसके बाद अगला है जो इसका जो कैरेक्टर है, AUG का 2 कार्य होते हैं। AUG कोडोन दोहरा कार्य करता है। एक तो ये मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, और दूसरा यह प्रारंभक कोडोन का भी कार्य करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है तो शुरुआत में AUG अगर होगा तो वो प्रक्रिया शुरू होगी, तो यह एक प्रारंभक कोडोन का भी कार्य करेगा, और दूसरा यह एक अमीनो अम्ल मिथियोनिन को भी कोड करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। पार का मतलब होता है बाहर, पारजीनी होना चाहिए, पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? पारजीनी जंतु ऐसे जंतु जिनके DNA में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा बाह्य जीन प्रविष्ट करा दिया जाता है तथा वह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। एक ये कोशिका है, इससे कोई हमें अच्छा जीन लगा जो बहुत अच्छा कार्य करता है, तो इस जीन को हमने क्या किया? दूसरे जीव के शरीर के अंदर डाल दिया। तो ऐसा जीव क्या कहलाएगा? जिसके शरीर के अंदर किसी दूसरे जीव का बाहरी कोई जीन उपस्थित है, इस जीव को अब हम क्या कहेंगे? पारजीनी जीव कहेंगे। लेकिन अब बात कर रहे पारजीनी जंतु की, तो ऐसा जंतु जिसके शरीर में बाहर से कोई जीन डाला गया है, ऐसे जंतु को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। तो ऐसे जंतु जिनके DNA में आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कोई बाह्य जीन प्रविष्ट करा दिया गया या प्रवेश उसके अंदर डाला गया है, वह और वहां पर जाके वह जीन अपना लक्षण भी प्रकट करेगा। जो कार्य उसने करने होते हैं, जो प्रोटीन वो उसको बनाना होता है, वह वहां पर बनाएगा। ऐसे जंतुओं को पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गाय है, तो सबसे पहले एक रोजी गाय ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में बनाया गया था, और सुअर, चूहे, भेड़, मछली आदि प्रकार के जो जंतु हैं, इन्हें पारजीनी जंतु के रूप में ऑलरेडी बनाया गया है। इनके क्या महत्व है, क्यों इनको बनाया जाता है? पहला है टीका या जब वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन जब का जो प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले स्वयं मनुष्य प्रयोग करने से पहले किसी न किसी जीव पे उसका प्रयोग किया जाना जरूरी होता है, कि वह सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, क्या वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं। तो तब कुछ पारजीनी जंतु का विकास किया जाता है। तो टीकों का उपयोग मानव पर करने से पहले पारजीनी जंतु पर परीक्षण किया जाना जरूरी होता है, तो इसीलिए पारजीनी जंतु बनाए जाते हैं। दूसरा इसका जो महत्व है वह है पारजीनी जंतुओं द्वारा हम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जिससे कि अध्ययन किया जा सके। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, इनका निर्माण किया जाता है, और उनका हम चिकित्सा विज्ञान में फिर अध्ययन करते हैं। और तीसरा इसमें हो जाएगा किसी रोग के विकास में जीन की भूमिका का अध्ययन करने के लिए पारजीनी जंतुओं के नमूने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो किसी रोग का अगर हमें अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम पारजीनी जंतुओं को एक नमूने के रूप में उपयोग में लाएंगे। इसीलिए इन नमूनों के आधार पर ही हम उस रोग की विकास या किस प्रकार से वह रोग आगे को बढ़ रहा है या कैसे वह ठीक हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये इनका महत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये डिलीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शनल जो है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पोस्त या पोपी, कोका एवं भांग से कौन से ड्रग्स प्राप्त किए जाते हैं? चैप्टर नंबर 8 से लिए गए क्वेश्चन है। पॉपी या पोस्त, जो कि एक प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, पूछा जा सकता है। इस पौधे का जो बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है। तो पेपेवर सोमनिफेरम इसका जो बॉटनिकल नेम है, या पोपी या इसको पोस्त पौधा कहते हैं। तो इसके कच्चे फल के लेटेक्स से जो 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 ग्लू निकलता है उससे अफीम प्राप्त की जाती है। और अफीम का ही एक एल्कलॉइड माना जाता है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन जो कि एक ड्रग का कार्य करती है। मॉर्फिन अफीम का ही एल्कलॉइड है, तो अफीम से ही क्या बनाई जाती है? फिर मॉर्फिन बनाई जाती है। तो इसका प्रयोग दर्द निवारक, जो मॉर्फिन है इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? दर्द निवारक और निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन से ही इसमें क्या हेरोइन ड्रग्स प्राप्त की जाती है। जो हेरोइन या जो इसमें एक ड्रग है, यह एक अवसादक के रूप में कार्य करती है, जो कि शरीर के कार्य को धीमा करने का कार्य करता है। इसके विषय में अगर आपको डिटेल में समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 8। अगला दूसरा है कोका या कोकेन, इथ्रोजाइलोन कोका। इसका जो बॉटनिकल नेम है इस पौधे का इरिथ्रोजाइलोन कोका है। तो इरिथ्रोजाइलोन कोका पौधे से कोका या कोकेन प्राप्त की जाती है। इससे व्यक्ति को सुख का आभास होता है और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। अधिक मात्रा में कोकेन लेने से विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगला है भांग, जिसका पौधे का जो बॉटनिकल नेम है भांग के पौधे का कैनेबिस सैटाइवा। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों एवं रेजिन के विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाए जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसका वीडियो देखना है तो चैनल में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्शे व चेज के प्रयोग का उल्लेख कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्शे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा इन्होंने बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा कि बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, तो ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड किया गया है, इसको आप देखिएगा। चैप्टर नंबर 6 में हर्शे और चेज के द्वारा किस प्रकार सिद्ध किया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और कोई दूसरा नहीं, न कि प्रोटीन। तो इसको आपको देखना है। अगर आप नोट्स इससे स्क्रीनशॉट से खुद ही पढ़ना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर वीडियो देखना है तो चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड होगा उसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।